नमस्कार। बिहार लोक सेवा द्वारा आयोजित 66वीं की साक्षात्कार होने वाली है। यहाँ पर भी बहुत सारे छात्र मॉक इंटरव्यू में शामिल हैं। आज से हम एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं जिसके अंतर्गत हम राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों सहित विषय पर छात्रों के साथ संवाद करेंगे। उन छात्रों के साथ जो यहाँ मॉक इंटरव्यू दे रहे हैं या फिर नहीं भी दे रहे हैं। आज हम रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इस बार के साक्षात्कार में यह मुद्दा काफी ही चर्चा का विषय रहेगा। आज के संवाद में हम रूस यूक्रेन युद्ध पर कई प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस युद्ध को रोकने में संयुक्त राष्ट्र संघ क्यों विफल रहा? क्या संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका अब धीरे धीरे समाप्त होते जा रही है? युद्ध के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले पर अमल क्यों नहीं हो सका? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कहा था कि तत्काल युद्ध रोका जाए और रूस यूक्रेन के क्षेत्र को छोड़ दे। इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न होगा कि युद्ध आरंभ होने के लिए आप किसे दोषी मानते हैं? इस पर रूस की भूमिका क्या रही है? क्योंकि रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो इससे सवाल उठना स्वाभाविक है। इसी तरह से रूस का आरोप है कि अमेरिका एवं उनके सहयोगी देशों की भूमिका शांति प्रक्रिया के मार्ग में बाधक रही। क्या रूस सही कह रहा है? रूस के बात से सहमत है कि नहीं है? उसके बाद युद्ध का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव किस तरह से दिखाई दे रहा। साथ ही युद्ध का भारतीय विदेशी नीति की जो आलोचनाएं हो रही, विशेष करके अमेरिका और नाटो देशों के द्वारा, वो कहाँ तक सही है? और क्या भारत की विदेश नीति सही है जो अभी तक आप देख रहे हैं भारत की विदेश नीति को? और भी कई सवाल होंगे, लेकिन आज से इसकी शुरुआत है, तो हम उन तमाम प्रश्नों को अपने तरह से आपके साथ हम संवाद स्थापित करने का प्रयास करते हैं। युद्ध को लेकर के संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका पर काफी प्रश्न उठाए जा रहे हैं। क्यों वो विफल रही? जिस संस्था की स्थापना ही इस बात के लिए हुई थी कि वो दुनिया के विवादों को संवाद के माध्यम से सुलझाएगी, या उसमें उनकी भूमिका रही है वो उसमें विफल रही है। सबसे पहले हम इसी प्रश्न को लेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में सुलझाने में सफल भी रही। कई ऐसे गंभीर मुद्दे हैं जिनको सुलझाने में उन्हें सफलता भी मिली है, लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे वो सुलझा नहीं पाए। लेकिन यदि रूस यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में देखें तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने जब ऐसी समस्याएं आती हैं, जब जिसमें कि जिनके पास ना वीटो का अधिकार है, वो समस्या उलझ जाती है। यहाँ पर एक बात उल्लेखनीय है कि बहुत सारे छात्रों का ये मानना होता है, मान के चलते हैं कि अमेरिका ने भी इराक पर या फिर सीरिया पर इस तरह की भूमिका निभाई थी, अपने तरफ से आक्रमण का फैसला किया था। लेकिन एक बात याद रखिए कि अमेरिका का चाहे अफगानिस्तान पे आक्रमण हो, चाहे इराक पर आक्रमण हो, वो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रावधानों के अंतर्गत हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने उसकी स्वीकृति प्रदान की थी। लेकिन रूस का यूक्रेन पर हमला बिना संयुक्त राष्ट्र संघ की स्वीकृति के हुआ। तो एक बहुत मौलिक अंतर हमें समझना होगा रूस की भूमिका को लेकर के और अमेरिका को भूमिका को लेकर। हालांकि व्यवहारिक तौर पर दोनों अपने जगह जिस मुद्दों पर लेकर इराक पर हमले किए गए थे कि इराक रासायनिक हथियारों का निर्माण कर रहा, लेकिन बाद में इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। लेकिन अमेरिका का इराक पर हमला और अमेरिका का अफगानिस्तान पर हमला संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रावधानों के अंतर्गत हुआ था। लेकिन जब हम रूस का यूक्रेन पर हमले की बात देखते हैं तो इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ इनके प्रावधानों में कहीं भी इस आक्रमण का समर्थन नहीं किया। इसके जगह पर संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली ने इस युद्ध के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। इसके साथ साथ संयुक्त राष्ट्र संघ की ही संस्था है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, उन्होंने रूस के आक्रमण की आलोचना की और तत्काल युद्ध रोकने की मांग की थी। साथ ही उन्होंने इस बात का भी आग्रह किया था कि रूस तत्काल यूक्रेन के क्षेत्र को छोड़ दे। अब सवाल उठता है सीधा सा प्रश्न कि क्यों विफल हो रही है? तो सीधा सा जवाब है कि जिन देशों के पास वीटो का अधिकार है, यदि उन देशों के साथ जुड़ी हुई समस्याएं आती है तो संयुक्त राष्ट्र संघ वहां पर विफल नजर आती है। यदि यह समस्या किसी ऐसे देश के साथ होती जिनके पास वीटो का अधिकार नहीं है तो संभावना है कि इसका समाधान वार्ता से निकल जाती, या फिर जब वीटो अधिकार प्राप्त देश किसी दूसरे देश के पक्ष में वीटो का प्रयोग करते हैं तो भी समस्या उलझ जाती है। मान लीजिए कई ऐसे
समस्याएं रही हैं जिनमें संयुक्त राष्ट्र संघ ने वीटो अधिकार प्राप्त देशों ने अपने हित में नहीं बल्कि अपने मित्र देशों के हित में वीटो का प्रयोग किया, तो वहां पर भी समस्या उलझती है। मूल बात है कि वीटो का अधिकार का होना, क्योंकि यदि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का फैसला है कि युद्ध रोका जाए तो ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इन अधिकारों का प्रयोग संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के माध्यम से क्रियान्वित करती है। लेकिन जब ये प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ में जाएगा तो फिर वहां पर रूस के द्वारा वीटो कर दिए जाएंगे। संभावना तो ये भी है कि इसमें चीन के द्वारा भी वीटो कर दिया जाएगा। तो समस्या इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की विफलताएं नजर आ रही हैं। इससे अधिक संयुक्त राष्ट्र संघ कुछ कर भी नहीं सकती। वास्तव में संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे और उसके संरचना की समस्या हम इन तरह की समस्याओं में देखते हैं। ढांचा और संरचना देखिए, विश्व के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रों के पास उन्होंने वीटो का अधिकार दे दिया है, जो कि हमेशा अपने हितों के खिलाफ उनका प्रयोग करती रही। अमेरिका ने भी बहुत बार प्रयोग किया है, रूस ने भी बहुत बार प्रयोग किया। लेकिन यदि इन देशों के पास वीटो के अधिकार नहीं होते तो इस तरह की समस्या का समाधान संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत होने की संभावना थी। दूसरी बात, संयुक्त राष्ट्र संघ की अपनी कोई सैन्य व्यवस्था तो है नहीं। आखिर युद्ध को रोकने की यदि एक देश आक्रमणकारी है तो फिर वो उसे किस तरह से रोक सकती है। यदि उनके पास अपनी कोई सैन्य व्यवस्था होती तो युद्ध को रोका जा सकता। और इसी के संदर्भ में आप संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका को समझ सकते हैं, उनकी भूमिका को मूल्यांकन कर सकते हैं। यदि संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने स्तर से तो प्रयास किया है, उन्होंने प्रस्ताव पारित किया, उनकी संस्था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इस बात की आलोचना कर चुकी, युद्ध रोकने का आह्वान कर चुकी, लेकिन इनका पालन नहीं हो रहा है। क्योंकि जिन राष्ट्रों के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि वो संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलता में अपना योगदान दे, अक्सर वो वीटो का प्रयोग कर जाते हैं। दूसरा प्रश्न है कि क्या रूस को आक्रमणकारी देश कहा जा सकता है। रूस कहता है कि उन्हें आक्रमणकारी देश नहीं कहा जाए क्योंकि वो विशेष सैन्य अभियान चला रहे हैं। आज इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रावधानों के अनुसार या अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अनुसार या फिर अंतर्राष्ट्रीय संधियों के अनुसार किसी भी देश को यह अधिकार नहीं है कि वो विशेष सैन्य अभियान के आधार पर किसी दूसरे देश की संप्रभुता में हस्तक्षेप करे। विशेषकर सैन्य हस्तक्षेप। आलोचनाएं हो सकती हैं, जैसे कि भारत की विदेश नीति की आलोचना अमेरिका के द्वारा की गई, नाटो सदस्य के द्वारा की गई। आलोचना अपने जगह पर है, लेकिन सैन्य कार्यवाही की अनुमति अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाएं नहीं देती है। इस आधार पर यदि हम रूस के पक्ष को देखें तो उसे एक आक्रमणकारी देश माना जाता है, क्योंकि उन्होंने रूस यूक्रेन पर हमला किया और वो यूक्रेन पर हमले के वो अलग नाम दे रहा विशेष सैन्य अभियान। इस विशेष सैन्य अभियान का कोई अर्थ नहीं है। यदि अंतर्राष्ट्रीय कानून व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय न्याय व्यवस्था के संदर्भ में देखिए तो इस शब्द का कोई मतलब ही नहीं। और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने रूस के खिलाफ फैसला दिया। यदि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को संचालित करने वाली संस्थाएं रूस के साथ नहीं है, उसके पीछे जो भी वजह हो, तो इसे रूस को एक आक्रमणकारी देश के रूप में ही माना जा सकता है। और इसके अतिरिक्त ये नहीं कहा जा सकता कि एक देश दूसरे देश के खिलाफ विशेष सैन्य अभियान चला रहा है। ये विशेष सैन्य अभियान का कोई महत्व नहीं होता। इसीलिए यदि आपसे कहा जाता है कि क्या एक आक्रमणकारी देश है, तो निश्चित तौर पर रूस ने एक दूसरे देश की संप्रभुता का उल्लंघन किया। इस युद्ध से जुड़े हुए जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर की काफी विवाद है कि युद्ध आरंभ करने के लिए आप किसे दोषी मानते हैं। क्या अमेरिका अप्रत्यक्ष रूप से दोषी है, या फिर यूक्रेन दोषी है, या फिर रशिया दोषी है? आप इनमें में से किनको दोषी मानते हैं? युद्ध की शुरुआत रूस ने की। यदि रूस को यूक्रेन के साथ किसी तरह की समस्याएं थी तो उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं। आखिर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं बनाई क्यों गई? अगर कोई देश अपने स्तर से ही फैसला करने लगे तो फिर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का क्या महत्व रह जाता? अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून का कोई महत्व नहीं रह जाता। इसीलिए कहा जाता है कि यदि रूस की कुछ मांगे थी, आखिर कौन सी मांगे ऐसी थी? चर्चा में यही ना आ रहा है कि रूस ने कहा कि यूक्रेन नाटो का सदस्य देश नहीं बनना चाहिए, लेकिन इसके बाद भी इस मुद्दे पर रूस की अमेरिका के साथ वार्ता हुई, रूस की जर्मनी के साथ वार्ता हुई, फ्रांस के साथ वार्ता हुई, ब्रिटेन के साथ वार्ता हुई। तमाम जो विश्व के शक्तिशाली देश हैं उनके साथ उनका संवाद हुआ, लेकिन इसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं निकल पाया।
तो रूस के दृष्टिकोण से इस समस्या को देखिए तो उनका कहना था कि यदि यूक्रेन नाटो का सदस्य बनता है तो फिर इस आधार पर वो हमला करेगा। लेकिन रूस ने ये नहीं बताया जब उनके जिनके साथ उनकी सीमाएं लगती हैं, नॉर्वे, जब वो नाटो का सदस्य बना फिर उनके ऊपर हमला क्यों नहीं किया गया, यदि इसी आधार पर किया जाए। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण तर्क पे हम आते हैं। एक स्वतंत्र देश को यह अधिकार है, विश्व की व्यवस्थाएं उन्हें यह अधिकार देती हैं कि वो जिस संगठन में चाहे शामिल हो, उनकी स्वतंत्र विदेश नीति है। जैसे कि हाल में स्वीडन और फिनलैंड ने कहा है कि वो नाटो में सदस्य बनेगी, और फिनलैंड की तरफ से ये बयान दिया रहा है कि वो स्वतंत्र देश है, उन्हें यह अधिकार है कि वो अपने विदेश नीति को स्वतंत्र रूप से निर्धारण करे। रूस उसके विदेश नीति में हस्तक्षेप करने वाला कौन होता है? और ये तर्क ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है। एक स्वतंत्र देश को अधिकार है। दूसरा, एक ऐसे देश से कहा जा रहा है कि अपनी सुरक्षा के लिए फैसला मत लीजिए, मतलब यूक्रेन से कहा जा रहा है, रूस के द्वारा कहा जा रहा है कि आप इस मुद्दे पर आप फैसला मत लीजिए, आप नाटो का सदस्य नहीं बनिए, जिनके ऊपर रूस ने वर्ष 2014 में हमला किया। फिर रूस को ये अधिकार कहाँ से मिल जाता है? हमला ही नहीं किया बल्कि उसके क्राइमिया क्षेत्र का अधिग्रहण भी किया। तो एक ऐसे देश जो कि आक्रमण का शिकार रहा हो, वो अपनी सुरक्षा के बारे में सोचेगा है, और उसे अंतर्राष्ट्रीय जितनी भी संधियां हैं, अंतर्राष्ट्रीय जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, उन्हें ये अधिकार देता है कि वो अपने देश के सुरक्षा के हितों में सोचे। अलग बात है कि रूस के सामने यूक्रेन की सैन्य क्षमता कमजोर। यदि मान के चलिए कि यदि यूक्रेन की सैन्य क्षमता रूस के समकक्ष होती तो क्या रूस यूक्रेन पे हमला करता? इसका जवाब है नहीं। लेकिन फिर आते हैं इस मुद्दे को जवाब के तौर पर। निश्चित तौर पर से रूस को यह अधिकार नहीं है कि वो किसी देश के विदेश नीति को इस तरह से प्रभावित करे कि वो अपनी सुरक्षा के बारे में ना सोचे, विशेषकर यूक्रेन से, जिसके ऊपर रूस ने पहले भी हमला किया, उनके क्षेत्र का अधिग्रहण किया। फिर रूस को ये नैतिक अधिकार या संवैधानिक अधिकार तो इसे भी यहाँ नहीं हो सकते, अंतर्राष्ट्रीय कोई भी व्यवस्था उसको यूक्रेन पर हमले की इजाजत नहीं देता है। तो फिर क्यों इस आधार पर यूक्रेन पर हमला किया गया? और यहाँ पर हमारे विचार से, क्योंकि रूस ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं का उल्लंघन किया, रूस ने एक स्वतंत्र देश की विदेश नीति को अपने ताकत के बल पे बदलने का प्रयास किया। और उनका जो तर्क है कि नाटो की सदस्यता, तो नाटो की सदस्यता रूस ने कहा, यूक्रेन ने कहा कि यदि आप 2014 के पहले की स्थिति बहाल करते हैं और हमारे देश की सुरक्षा की गारंटी देते हैं तो फिर क्राइमिया को छोड़ दीजिए, हम नाटो का सदस्य नहीं बने। लेकिन एक तरफ आप हमारे देश के प्रति आक्रामक हैं, हमारे क्षेत्र में आंतरिक विद्रोह का समर्थन करते हैं, दूसरी तरफ हमसे आग्रह करते हैं कि आप हमसे सलाह ना लेकर के नाटो से क्यों सलाह ले रहे हो। तो रूस का तर्क यहाँ पर सही नहीं लगता। याद रखिए कि हम जब रूस और यूक्रेन युद्ध की चर्चा करते हैं तो यहाँ पर हम भारत के दृष्टिकोण से इसको समझने का प्रयास नहीं करेंगे, जो कि व्यवहारिक स्तर पर लगता है कि सही भी नहीं होगा। लेकिन अब जब हम इस पे चर्चा आगे बढ़ाएंगे तो फिर समझ में आएगा कि क्यों रूस को इसके लिए दोषी ठहराया जा सकता है। पहला तर्क भारत की तरफ से, भारत ने हमेशा से अंतर्राष्ट्रीय किसी भी संस्था में, चाहे वो यूनाइटेड नेशन में, भारत की तरफ से दिया गया बयान को देखिए तो वो कह रहा है कि किसी भी देश की संप्रभुता की रक्षा होनी चाहिए। बयान भारत की तरफ से, किसी भी देश की अखंडता को कायम रखना होना चाहिए। इस बयान को या भी रूस की नीति के परिप्रेक्ष्य में देखें तो एक तरह से भारत रूस की इस नीति की आलोचना कर रहा है, भले ही वो रूस का नाम नहीं ले रहा। तो सवाल यही नहीं पूछा जा रहा है कि क्या रूस आक्रमणकारी देश है? क्यों नहीं है। भारत भी तो ये कह रहा है कि आप यूक्रेन की संप्रभुता का सम्मान कीजिए, आप यूक्रेन की जो उनकी स्वतंत्रता है उनका सम्मान कीजिए। भले ही भारत नाम नहीं ले रहा, क्योंकि भारत के अपने रूस के साथ अपने लाभकारी संबंध है। लेकिन प्रश्न यहाँ भारत और रूस के लाभकारी संबंधों पर आधारित नहीं है। जो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का आकलन है, उस हिसाब से यहाँ भी उत्तर निर्धारित होगा। सवाल है कि रूस की भूमिका को किस तरह से देखते हैं। रूस का आरोप कि अमेरिका एवं उनके सहयोगी देशों की भूमिका शांति प्रक्रिया के मार्ग में बाधक है, कहाँ तक आप सहमत हैं इससे? क्या सही बात है? रूस का आरोप अमेरिका और उनके सहयोगी देशों पर है, वो कहाँ तक सही है? इस सवाल को समझने से पहले, ताकि आप अपने उत्तर को निर्धारित कर सकें, इस सवाल
से पहले एक और सवाल है कि क्यों रूस के पड़ोसी देश रूस की जगह पश्चिमी देशों की तरफ अपना रुझान रखते हैं या फिर नाटो की तरफ अपना रुझान रखते हैं। और इस बात को रूस को भी सोचने की आवश्यकता है। यदि भारत के संदर्भ में एक समझने का प्रयास करते हैं, यदि भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका की विदेश नीति कभी चीन की तरफ झुकी दिखाई देती थी, तो इसमें श्रीलंका भारत को भी सोचना था कि इसी क्या कौन सी वजह है जिसके वजह से श्रीलंका चीन की तरफ रुझान रखता है। ठीक उसी तरह से यदि बांग्लादेश में चीनी निवेश बढ़ा है, तो फिर भारत को भी ये सोचना चाहिए कि उनके पड़ोसी देश में चीन का प्रभाव ना बढ़े। लेकिन यहाँ उससे भी आगे की बात है, क्यों रूस के पश्चिमी सीमा से लगे हुए देश रूस को लेकर के एक तरह से शंका में रहते हैं, विशेष करके यूक्रेन। इसकी मैंने अभी चर्चा किया है कि वर्ष 2014 में उनके ऊपर हमला किया, उनके क्षेत्र का अधिग्रहण किया गया, तो उनका शंका वाजिब है। इसीलिए ये कहना कि रूस की नीति आक्रमणकारी के देश के रूप में नहीं है, बिल्कुल गलत हो। क्योंकि इतना ही नहीं, रूस ने यूक्रेन के साथ अपने संधियों को भी तोड़ा। जब यूक्रेन अपने परमाणु हथियार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सौंप रहे थे, विशेष करके अमेरिका और रूस के दबाव में, उन्हें इस बात का आश्वासन दिया गया था कि उनकी सुरक्षा की गारंटी रूस और अमेरिका जैसे देश लेंगे। लेकिन उस संधि की भी अवहेलना हुई। इस संदर्भ में आप अपने जवाब को देखिए तो आप पाएंगे कि रूस की नीति को हम एक आक्रमणकारी के तौर पर ही देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर कोई दूसरा शब्द नहीं कि रूस अपना विशेष सैन्य अभियान चला रहा है। रूस की तरफ से अक्सर ये बयान दिया गया है, युद्ध के दौरान भी और युद्ध से पहले भी, कि उन्होंने, विशेषकर उनका आरोप है अमेरिका के ऊपर, बस नाटो देशों के ऊपर, यदि वो चाहते तो दोनों देशों की मतलब यूक्रेन और रूस के बीच समझौता हो सकता था किसी न किसी मुद्दे पर, या फिर युद्ध इस स्थिति में नहीं पहुंचती। लेकिन फिर हम इस प्रश्न को यूक्रेन के दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करेंगे और यहीं से फिर हम उत्तर की तलाश भी करेंगे। सवाल है कि यूक्रेन के मुद्दे पर रूस अमेरिका और नाटो के साथ संवाद क्यों स्थापित करना चाह रहा है। वो सीधा यूक्रेन के साथ संवाद क्यों नहीं स्थापित करता है। यदि भारत का पाकिस्तान के साथ सीमा पे तनाव है, तो भारत पाकिस्तान के साथ बैठ के अपने सीमा तनाव पे वार्ता करेगा। बल्कि भारत ये तो कहता है कि हम किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगे। दूसरा पहलू है कि निश्चित तौर पर से अमेरिका और उनके सहयोगी देश, विशेषकर जिनको नाटो कहा जा रहा है, तो उन्होंने इस बात का प्रयास किया कि उनका यदि विस्तार होता है तो इस विस्तार को किया जाना चाहिए। नाटो का लगातार विस्तार हो रहा है और नाटो के बारे में कहा भी जा रहा है कि ये उस तरह की सक्रिय संस्था रही भी नहीं। यदि कोई देश अपने सुरक्षा के लिए नाटो की सदस्यता ले रहा है, ये जैसे कि यूक्रेन, फिर फिनलैंड और स्वीडन ने इस बात की घोषणा की है, तो फिर ये उनके अपने अधिकार क्षेत्र में आता है। इस बात पर रूस को इन अपने पड़ोसी देशों के साथ बेहतर संवाद स्थापित करना चाहिए, जहां पर रूस की विदेश नीति की विफलता नजर आती है। आखिर क्या वजह है कि यूक्रेन उनको लेकर सशंकित है? क्या वजह है कि फिनलैंड रूस को लेकर सशंकित है, या स्वीडन रूस को लेकर सशंकित है? इससे पहले तक ये देश तटस्थ रहना चाहते थे, लेकिन रूस की यदि पिछले वर्ष 2014 के बाद की नीतियों को देखें तो रूस के पश्चिमी सीमा से सटी यानी पूर्वी यूरोप के देशों की शंका वाजिब लगती है। और यहाँ पर अमेरिका को यदि इस यूक्रेन में या फिर आगे चल के फिनलैंड में, फिर स्वीडन में यदि हस्तक्षेप करने का अवसर किसने दिया, तो वो रूस ने दिया। क्यों नहीं कोई देश ने, यदि अमेरिका के नेतृत्व नाटो संगठन है, तो क्यों नहीं वो अपने हित में इस संगठन का विस्तार चाहेगा। अभी रूस के दृष्टिकोण से देखें तो क्या यूक्रेन के नाटो में जाने से रूस के सामने कोई बहुत बड़ी समस्या आने वाली थी? तो मेरा मानना है नहीं आने वाली थी। यदि यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाता है, इससे क्या फर्क? आजकल के मिसाइल तकनीक के युग में पोलैंड तक नाटो का विस्तार हो चुका है, नॉर्वे तक नाटो का विस्तार हो चुका है। तो यदि यूक्रेन अपनी सुरक्षा को लेकर के नाटो में जाता है, तो इस पर रूस पर हमले की संभावना कैसे बढ़ जाती है? यदि हमले की संभावना है तो पोलैंड का नाटो का सदस्य बनना ही रूस के लिए चिंता का विषय होना चाहिए था। लेकिन उस समय तक रूस ने पोलैंड पर हमले की बात नहीं की, बल्कि अभी भी जब फिनलैंड और स्वीडन की बात आती है तो हमें नहीं लगता है कि वो यूक्रेन की तरह की नीति इन दोनों देशों के प्रति
अपना पाएगी, क्योंकि ये दोनों देश अभी अब अपने आप को सैन्य तौर पर इस तरह से मजबूत कर चुके हैं कि वो रूस के हमले का जवाब दे पाए, और इस बात को रूस भी समझ रहा है। तो एक ऐसे देश जो जिनके ऊपर आपने पहले हमला किया, उस देश से आप यह आग्रह कर रहे हैं कि अपनी सुरक्षा को लेकर के किसी दूसरे देश से वार्ता मत करो, तो भाई किस से वार्ता होगी? हम अपने दुश्मन से सुरक्षा के लिए दुश्मन से क्यों वार्ता करें? मतलब यूक्रेन अपनी सुरक्षा के लिए रूस से क्यों वार्ता करे, जिसने उनके ऊपर हमला किया है, उनके अंदर आंतरिक विद्रोह को जन्म देता है, उनके हमला करके उनके क्राइमिया जैसे क्षेत्र को अधिकृत कर लिया। इस संदर्भ में ही अपने उत्तर को तलाशिए। इस युद्ध का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या दिखाई दे रहा? कहाँ कहाँ आप इस युद्ध की वजह से देख रहे हैं कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रही है। कुछ देश लाभान्वित भी हैं, कुछ देश की स्थिति तो बहुत ही खराब होते जा रही है। इसके साथ साथ यहीं पे कुछ प्रश्न उठ से इसने ऊर्जा सुरक्षा को किस तरह से संकट में डाला है, या फिर वैश्विक स्तर पर ऊर्जा आपूर्ति को किस तरह से बाधित किया। बहुत सारे प्रश्न रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़े हुए हो सकते हैं। इन मुद्दे को समझते हैं। वैसे अर्थव्यवस्था पर हमने रूस भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर हमने मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से एक वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पे डाला। आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर संक्षिप्त में हम चर्चा कर लेते हैं। अर्थव्यवस्था का इस युद्ध का क्या प्रभाव देखा है, भारत के ऊपर क्या प्रभाव देख रहे हैं? स्वाभाविक है कि यूक्रेन विश्व की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान दे रहा था या दे रहा है, रूस की वैश्विक अर्थव्यवस्था में क्या योगदान था, या फिर ऊर्जा सुरक्षा को लेकर के रूस की भूमिका क्या रही है। इन तमाम प्रश्नों के बाद ही हम इस उत्तर के निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगे। सबसे पहले स्वाभाविक है, यूरोप की ऊर्जा आवश्यकता रूस पर निर्भर है। इस युद्ध के बाद यूरोप के तमाम देश रूस के साथ अपनी ऊर्जा आपूर्ति में कटौती कर रहे हैं, हालांकि समाप्त नहीं कर रहे। कई देशों ने घोषणा की कि इस साल के अंत तक अपने रूस से अपनी ऊर्जा आपूर्ति को रोक देंगे। स्वाभाविक है कि इस युद्ध ने वैश्विक स्तर पर फिलहाल ऊर्जा संकट को पैदा किया है। ऊर्जा आपूर्ति बाधित हुई है, और ऊर्जा आपूर्ति बाधित होने से विश्व की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, उसका आकलन कीजिए। स्वाभाविक है कि हर चीज उत्पादन महंगी होगी, परिवहन महंगी होगी, और भारत जैसे देश को देखे जो कि लगभग अपने 85% ऊर्जा की जैविक ऊर्जा का आयात करता है, उनके सामने एक तरह से भुगतान संतुलन की समस्या पैदा होगी। स्वाभाविक है इन देशों में, बल्कि अभी वैश्विक स्तर पे जो महंगाई दर में वृद्धि या मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई, इसकी वजह बताई जा रही है रूस यूक्रेन। दूसरी खाद्यान्न की समस्या, ये दोनों देश वैश्विक खाद्यान्न की आपूर्ति के बहुत बड़े क्षेत्र हुआ करते थे, और यही वजह है कि बार बार संयुक्त राष्ट्र संघ का जो खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम है, कई और संस्थाएं भी विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से भी बात कही जा रही है कि इस युद्ध की वजह से वैश्विक स्तर पर विशेषकर जिन देशों में लोगों की आय कम है, वहां पर खाद्यान्नों की आपूर्ति कमी आएगी। बार बार ये चेतावनी दी जा रही है कि बहुत कितने लाख लोग इस वजह से पोषक तत्वों से बाहर हो जाएंगे। अफ्रीका देश में जो खाद्य प्रोग्राम चल रहा है उनमें बाधाएं आएंगी। ये क्यों? क्योंकि रूस का वैश्विक अर्थव्यवस्था की योगदान को, या यूक्रेन के वैश्विक अर्थव्यवस्था में योगदान को यदि हम देखते हैं, तो हम पाते हैं एक तरफ ऊर्जा की आपूर्ति, दूसरी तरफ खाद्यान्न की आपूर्ति। इस वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इस संदर्भ में आप अपने उत्तर को। स्वाभाविक है खाद्यान्न की कीमत बढ़ रहे हैं, रूस से खाद्यान्न ही नहीं तेल की भी आपूर्ति होती, खाद्य तेल की आपूर्ति होती रूस और यूक्रेन से, तो उनके दाम भी तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत नहीं बल्कि अन्य देशों में भी। स्वाभाविक है ऊर्जा की महंगाई का असर अर्थव्यवस्था पे को किस तरह से प्रभावित करता है, इस पे एक लंबी बहस हो सकती है। लेकिन स्वाभाविक है कि हम शेयर बाजार से लेकर के विश्व के जो आर्थिक विकास दर है वहां तक इस प्रभाव देखते हैं। हाल ही में विश्व बैंक हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग संस्थाएं हों, उन्होंने विभिन्न देशों के जो सकल घरेलू उत्पाद दर है उसमें कमी की है इस युद्ध की वजह से। इसके साथ साथ वैश्विक स्तर पे जो सकल घरेलू उत्पाद दर होता है, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद, उसमें कमी आई है। इन तमाम मुद्दों को ध्यान में रख करके आपका उत्तर होना चाहिए। पहली बात ऊर्जा संकट, दूसरी बात खाद्य तेलों की आपूर्ति, तीसरी बात ऊर्जा संकट से पैदा होने वाली समस्या, खाद्यान्न की आपूर्ति से पैदा होने वाली समस्या, और आगे चल करके विश्व की अर्थव्यवस्था को ये किस तरह से प्रभावित करेगी, इस संदर्भ में इसका उत्तर तय होना चाहिए।
प्रश्न है कि युद्ध पर भारत की विदेश नीति की आलोचना हो रही है। अमेरिका की तरफ से कई बार आलोचना देखने को मिली है, पश्चिमी देशों की तरफ से कई बार आलोचना देखने को मिली, विशेषकर भारत और रूस संबंध को लेकर के। लेकिन इन परिप्रेक्ष्य में क्या भारत की विदेश नीति को आप सही मानते हैं, या फिर भारत की विदेश नीति में कुछ और होना चाहिए जो दिखाई नहीं दे रहा? आज इस प्रश्न पर चर्चा करते हैं। जब हम रूस यूक्रेन युद्ध को वैश्विक संस्थाओं के दृष्टिकोण से, संयुक्त राष्ट्र संघ के दृष्टिकोण से, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के दृष्टिकोण से देखते हैं, तो हम पाते हैं कि रूस यहाँ पर एक आक्रमणकारी देश के रूप में नजर आता है। लेकिन जब भारत के साथ उनके रिश्तों की बात आती है, तो फिर हम रूस के सहयोगी राष्ट्र के तौर पर भारत की नीति की समीक्षा करते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भारत का रूस के साथ जिस तरह से संबंध रहा है, रूस के ऊपर जो भारत की निर्भरता है, और अमेरिका के साथ जो भारत के संबंध रहे, उस परिप्रेक्ष्य में भारत की विदेश नीति की समीक्षा होनी चाहिए। भारत की विदेश नीति के बारे में कहा जाता है कि ये निष्पक्षता से कहीं अधिक अपने देश के हित में, क्योंकि एक तरफ भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में यूक्रेन की संप्रभुता की बात करता है, लेकिन दूसरी तरफ वो रूस का नाम लेने से बचता है। इसी तरह से अभी तक भारत ने कहीं भी रूस को आक्रमणकारी देश के रूप में प्रस्तुत नहीं किया है, ना ही उनकी आलोचना की है, लेकिन वो हमेशा से यूक्रेन की संप्रभुता की बात करता रहा, वहां मानव अधिकार की बात करता रहा है। यहाँ तक कि भारत ने यूक्रेन की आवश्यक सहायता सामग्री की आपूर्ति भी की। लेकिन भारत और रूस के संदर्भ में भारत की विदेश नीति की व्याख्या होनी चाहिए। स्वाभाविक है कि भारत की जो रूस के साथ ऐतिहासिक संबंध रहे हैं, उस संबंध में बदलाव तो हुए हैं, तभी जाके भारत क्वाड का सदस्य बना है। भारत की अमेरिका के साथ भारत की सामरिक साझेदारी रही, लेकिन रूस और भारत की संबंधों की जो विश्वसनीयता है और भारत की जो रूस पर निर्भरता है, उन वजहों की वजह से भारत की विदेश नीति की एक तरह से सराहना की जा रही है। कहा जा रहा है कि भारत की विदेश नीति को आप तटस्थता के या निष्पक्षता के दृष्टिकोण से ना देख करके भारत के अपने हित से जुड़ के देखिए। जैसे कि भारत की आलोचना हुई कि इस युद्ध के बाद भारत ने कभी भी रूस की आक्रमण को लेकर आलोचना नहीं की, संयुक्त राष्ट्र संघ में उन्होंने मतदान से बाहर रहे। स्वाभाविक है कि भारत रूस के खिलाफ जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं देगा, और इस नीति की सराहना भी हो रही है, क्योंकि भारत और रूस के संबंधों को देखिए तो एक तरह हथियारों की जो आपूर्ति है भारत की, इसके साथ भारत के जो ऐतिहासिक संबंध, इन दो के साथ साथ यदि आगे देखिए, जब भी संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्था में भारत को रूस की आवश्यकता हुई है, तो रूस ने भारत के साथ सहयोग किया। और भारत मूलतः इस संकट को वैश्विक संकट की जगह पर यूरोप की संकट मानता है, और यह इसी बात का उल्लेख भारत ने क्वाड सम्मेलन में किया। इसी बात का उल्लेख भारत ने अमेरिका के साथ 2+2 वार्ता में किया कि आप इस समस्या को, यूक्रेन रूस युद्ध को आप यूरोपीय समस्या के तौर पे देखिए, और बेवजह भारत को इसमें घसीटने का प्रयास नहीं किया। भारत की यह नीति, और बेवजह मतलब से मतलब है कि हमारा रूस के साथ जो रिश्ता है उसके परिप्रेक्ष्य में हमारी नीति को समझिए। और पहली बात। दूसरी बात, यदि भारत के नीति को देखेंगे तो भारत निष्पक्षता के जगह पर कह सकते हैं बहुत स्पष्टता कि अपने हितों को ध्यान में रख करके अपने विदेश नीति का संचालन कर रही है। यहाँ पर मैं निष्पक्षता शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा। यदि भारत निष्पक्ष होता तो कम से कम एक संप्रभु राष्ट्र पर आक्रमण करने वाले देश की आलोचना करना निष्पक्षता ही होती। लेकिन भारत के अपने हित रूस के साथ जुड़े हैं, इसीलिए रूस की आलोचना करने की जगह वो यूक्रेन की अखंडता को अक्षुण्ण रखने की बात करता, यूक्रेन की संप्रभुता की सलामती की बात करता। दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखें तो वो रूस की नीति की आलोचना भी कर रहा। आखिर कौन यूक्रेन की संप्रभुता पर हमला किया है? आखिर किसने यूक्रेन की अखंडता पर वो तोड़ने का प्रयास किया है? तो इस परिप्रेक्ष्य में यदि भारत की विदेश नीति को हम देखते हैं तो हम भारत की विदेश नीति को सही मानते हैं। जब भारत की रूस से तेल खरीदने की बात हुई तो भारत का यही तर्क था कि हम तो रूस से 1% जितनी हमारे तेल की आवश्यकता है उसमें 1-2% तेल की आपूर्ति कर रहे हैं। लेकिन पश्चिम के देशों को देखिए, अभी भी अपने आवश्यकताओं का अधिकांश हिस्सा वो रूस से ले रहे हैं। फिर हमारे ऊपर इस तरह की आलोचना क्यों की जा रही? उसी के साथ साथ भारत ने अमेरिका के जब हथियार, आप रूस से हथियार की बात आई तो स्वाभाविक है भारत ने स्पष्ट किया कि हम लंबे समय से रूसी हथियारों का
खरीदार रहे हैं, हमारी सैन्य व्यवस्था रूसी हथियारों पर निर्भर करती है और हम रूस के साथ संबंध करके अपनी सुरक्षा को खतरे में नहीं डाल सकते। और यदि आप कह रहे हैं कि हम रूस के साथ अपने संबंधों को थोड़ा सा खराब करें, इसका मतलब है कि हम रूस को चीन के हाथों खेलने का अवसर दे रहे हैं। और चीन के को ध्यान में रखते हुए भारत के विदेश नीति को रूस के संदर्भ में देखें तो अमेरिका ने भी और यूरोपीय देश ने भी माना है कि जिस तरह से भारत चीन सीमा पर अभी तनाव की स्थिति है, ऐसी परिस्थिति में हम चाह रहे हैं कि हमारी सुरक्षा की निर्भरता जिस पर है उसके साथ हम संबंधों को खराब कर लें, ये सही नहीं। इन्हीं मुद्दों पर एक तो ऊर्जा की आपूर्ति, दूसरी हथियारों की आपूर्ति और तीसरा भारत और रूस के जो ऐतिहासिक संबंध रहे हैं उस संदर्भ में भारत की विदेश नीति को भारत निष्पक्षता की जगह पर भारत के हितों से जुड़े हुए देख सकते हैं। और इसी बात को समझाने का प्रयास भारत ने रूस के खिलाफ शक्तियों को किया, जैसे अमेरिका और नाटो देशों पर। इसमें भारत अभी तक सफल भी रही है। हम इसी तरह से यहाँ भी मॉक चल रही है और इस तरह के प्रश्न यहाँ भी पूछे जाते हैं और एक कोशिश करते हैं कि कम से कम एक वीडियो इन प्रश्नों पर डालें और इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ संवाद स्थापित करें, विशेषकर वो छात्र जो कि यूपीएससी साक्षात्कार दे रहे हैं।